हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स को पढ़ने से पहले हमें टेट्राहाइड्रल की ज्योमेट्री को पढ़ना होगा और डी ऑर्बिटल क्या होता है उसके बारे में पढ़ना होगा। तो डी ऑर्बिटल 5 होते हैं। डी में 5 ऑर्बिट होते हैं। एक होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। 5 ऑर्बिटल। अब 5 ऑर्बिटल में इनका स्ट्रक्चर होता है डी एक्स वाई का इस तरह से, डी वाई जेड का इस तरह से होगा, डी जेड एक्स का इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का इस तरह से, डी जेड स्क्वायर का ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर। तो इन पांचों स्ट्रक्चर में आपको एक बात दिखाई दे रही होगी कि 3 ऑर्बिटल जो हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, 3 ऑर्बिटल जो है इनका जो लोब है, इनका लोब एक्सिस के बाहर है, यानी एक्सिस के बीच में है। यहाँ पर भी यह एक्सिस के बीच में है, यहाँ पर भी एक्सिस के बीच में है। इसी तरह इसका डी वाई जेड का भी लोब एक्सिस के बीच में है। इसी तरह डी जेड एक्स का लोब, डी जेड एक्स का लोब जो है एक्सिस के बीच में है, लेकिन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का लोब एक्सिस पर है। यहाँ पर देख रहे हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो लोब है वह एक्सिस के बीच में है। और यहाँ पर डी जेड स्क्वायर, इसका भी लोब एक्सिस के बीच में है, यानी एक्सिस पर उपस्थित है ना। यह जो लोब हैं एक्सिस पर है, लेकिन यह एक्सिस पर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोब जो है 3 ठो अलग है, 2 ठो अलग है। 3 जो है एक्सिस के बीच में है और 2 एक्सिस पर है। अब हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स क्यों होता है। सबसे पहले टेट्राहाइड्रल का स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल एटम है और 4 लिगेंड मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर और एक लिगेंड यहाँ पर। आप एक बात ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर एक्सिस जो है यह वाई एक्सिस है और यहाँ पर वाई डैश, यहाँ पर जेड एक्सिस है, यहाँ पर जेड डैश एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है और यह एक्स डैश एक्सिस है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि जो लिगेंड है एक्सिस यहाँ पर है, यह एक्स एक्सिस, यहाँ पर जेड डैश एक्सिस। तो जो लिगेंड है वह एक्सिस के बीच से आ रहा है। यहाँ पर भी एक्स डैश जेड डैश, नहीं एक्स डैश और वाई डैश, और लिगेंड का आ रहा है एक्सिस के बीच से आ रहा है। यहाँ पर भी एक्स डैश और जेड, लिगेंड कहाँ से आ रहा है, एक्सिस के बीच से आ रहा है। इसी तरह यह लिगेंड भी एक्सिस के बीच से आ रहा है। जितने भी लिगेंड हैं सब लिगेंड एक्सिस के बीच से आ रहे हैं। और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में मैं बताया था कि जो लिगेंड होते हैं एक्सिस से होकर जाते हैं। सेंट्रल मेटल एटम की तरफ जो लिगेंड होते हैं एक्सिस से होकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिगेंड है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ वह एक्सिस के बीच से होकर जा रहा है। अब देखेंगे, इतना तो समझ में आ गया कि जो लिगेंड है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ एक्सिस के बीच से आ रहा है। लेकिन यहाँ पर लोब भी पता चल गया कि 3 लोब जो होते हैं एक्सिस पर नहीं होते हैं और 2 एक्सिस पर होते हैं। तो बस इसी से हमें पता लगाना होगा कि कैसे स्प्लिटिंग होगी। तो एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन, जैसे मेटल है सेंट्रल मेटल एटम, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब लिगेंड मेटल से जुड़ने आता है, जब लिगेंड मेटल से जुड़ने आता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। और यह रिपल्सन तब ज़्यादा हो जाता है जब एक्सिस एक्सिस का रिपल्सन हो, यानी एक्सियल एक्सियल, एक्सियल एक्सियल रिपल्सन ज़्यादा होता है। और इसी तरह नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल, एक्सियल एक्सियल, नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यह डायरेक्ट एक्सिस या नॉन एक्सिस से होकर आते हैं।
जब एक्सिस वाले आपस में जुड़ेंगे तो वहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा, या तो नॉन एक्सिस वाले आपस में जुड़ेंगे तो वहाँ पर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, है ना। और रिपल्सन कम किस में होता है? अगर एक एक्सियल हो, एक एक्सियल और दूसरा नॉन एक्सियल हो, तब वहाँ पर रिपल्सन कम हो जाता है और वहाँ पर एनर्जी लेवल डाउन जाता है। जहाँ पर एक्सियल रिपल्सन होगा, नॉन एक्सियल रिपल्सन होगा, वहाँ पर एनर्जी लेवल अप जाता है। यहाँ पर क्या जाएगा? डाउन जाएगा। तो देखिए इसमें कौन कौन एक्सियल है और कौन कौन नॉन एक्सियल है, इसी पर स्प्लिटिंग होगा। तो देखिए नॉन एक्सियल वाले, यह जो है नॉन एक्सिस, यह भी नॉन एक्सिस, यह भी नॉन एक्सिस, 3 नॉन एक्सिस वाले हैं। और लिगेंड कहाँ से जा रहा है? नॉन एक्सिस से, यानी एक्सिस से ना होकर यह लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम की तरफ नॉन एक्सिस से जा रहा है। तो यह 3 ठो नॉन एक्सिस पर है और लिगेंड भी नॉन एक्सिस से जा रहा है। तो नॉन एक्सिस का रिपल्सन ज़्यादा होगा, यानी DXY, DYZ, DZX का रिपल्सन जब ज़्यादा होगा तो इसका एनर्जी स्टेट अप जाएगा। और यहाँ पर देखिए यह जो है एक्सिस पर होता है, यह भी एक्सिस पर होता है, लेकिन लिगेंड नॉन एक्सिस से जा रहा है। यह एक्सिस पर है, यह भी एक्सिस पर है, लेकिन लिगेंड कहाँ से जा रहा है? नॉन एक्सिस से। तो एक्सिस और नॉन एक्सिस का रिपल्सन कम होता है और यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है वह डाउन जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर नॉन एक्सियल रिपल्सन हो रहा है और एक्सियल नॉन एक्सियल रिपल्सन हो रहा है। लेकिन ऑक्टाहाइड्रल में क्या हो रहा था? एक्सियल रिपल्सन हो रहा था। तो एक्सियल में भी एनर्जी स्टेट हाई जाएगा और नॉन एक्सियल में भी एनर्जी लेवल हाई जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो डी ऑर्बिटल में जो 3 ऑर्बिट हैं, एक DXY, DYZ, DZX हायर जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में, और यह दोनों लोअर एनर्जी लेवल में। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, क्योंकि इनका नॉन एक्सियल 3 का DXY, DYZ, DZX, इसका नॉन एक्सियल रिपल्सन हो रहा है और इनका नॉन एक्सियल रिपल्सन हो रहा है। तो नॉन एक्सियल का एनर्जी लेवल हाई और एक्सियल और नॉन एक्सियल का एनर्जी लेवल डाउन। यानी कि ऑक्टाहाइड्रल में क्या हो रहा था? यह 2 ठो एक्सियल रिपल्सन कर रहा था, इसलिए यह ऊपर जा रहा था। लेकिन अब इसमें टेट्राहाइड्रल में यह नीचे जाएगा और यह तीनों ऊपर जाएंगे। तो देखिए कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिट में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे डी ऑर्बिटल है, 5 ठो डी ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4। जब मेटल से लिगेंड जुड़ने आएगा, लेकिन अभी जुड़ा नहीं है, जैसे यह लिगेंड मेटल की तरफ बढ़ेंगे एनर्जी लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, यानी यह डी ऑर्बिटल ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब जुड़ जाता है तब स्प्लिटिंग होती है, अभी जुड़ा नहीं है। जैसे ही लिगेंड मेटल की तरफ बढ़ते हैं इसकी एनर्जी बढ़ जाती है और थोड़ा सा डी ऑर्बिटल ऊपर की तरफ चला जाता है। यहाँ पर डी ऑर्बिटल 1 2 3 और यहाँ पर 4। यहाँ पर यह डी ऑर्बिटल क्या हुआ? थोड़ा सा ऊपर चला गया, क्योंकि लिगेंड मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे ही यह लिगेंड मेटल से जुड़ेंगे तो एक्सियल नहीं इसमें हो रहा है, इसमें ऑक्टाहाइड्रल में एक्सियल होता है। नॉन एक्सियल वाले ऊपर जाएंगे और नॉन एक्सियल वाले कौन थे? एक था DXY, इसको मिटा दे रहे हैं स्ट्रक्चर को। DXY, DYZ और DZX 3 ठो ऊपर जाएगा, क्योंकि उसमें नॉन एक्सियल रिपल्सन हो रहा था। समझ में आ रहा है ना।
क्योंकि उसमें नॉन एक्सियल रिपल्सन हो रहा था। 3 ऑर्बिटल जो थे उनके लोब एक्सिस पर नहीं थे और लिगेंड भी एक्सिस से नहीं जा रहा था, यानी नॉन एक्सियल का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। अब इसमें क्या होगा, यह ऊपर जाएंगे 3 ठो, DXY, DYZ और DZX। ऑक्टाहाइड्रल में क्या हो रहा था, यह नीचे जा रहा था, लेकिन इसमें टेट्राहाइड्रल में नॉन एक्सियल रिपल्सन के कारण यह ऊपर जा रहा है। और जो यह 2 ऑर्बिटल थे DX2Y2 और DZ2, इसमें एक्सियल और नॉन एक्सियल रिपल्सन हो रहा है, तो इसलिए इसका एनर्जी लेवल डाउन जाएगा, यह हो जाएगा DX2Y2 और यह हो जाएगा DZ2। और इनमें एक सेंटर होता है, जब स्प्लिटिंग होती है तो इनके बीच में एक सेंटर बनता है, इसे कहते हैं बैरी सेंटर। इसे क्या कहेंगे, बैरी सेंटर। और मैं बताया था कि इसका और इसका योग 0 के बराबर होता है, यानी बैरी सेंटर का जो औसत आएगा वह 0 आएगा। जैसे यहाँ पर ऑर्बिटल 3 है, यह हो जाएगा 0, ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है, इसे प्लस 0.4 लेंगे और नीचे वाले को माइनस 0.6 लेंगे। ऊपर वाले को प्लस लिया जाता है, नीचे वाले को माइनस लिया जाता है। इतना हो गया 0.4, इतना हो गया माइनस 0.6। और जो टेट्राहाइड्रल के स्प्लिटिंग को डेल्टा T के द्वारा दिखाया जाता है, इससे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फार्मूला होता है CFSE का फार्मूला हो जाएगा फॉर टेट्राहाइड्रल के लिए, इसमें होगा 0.4 इंटू m प्लस माइनस 0.6 इंटू n। यह होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फार्मूला। अब देखिए एक और बात इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसे कहेंगे, यह जो होता है यह T2G होता है और यह होता है EG। जो 2 ऑर्बिटल वाला होता है वह EG होता है, जो 3 ऑर्बिटल वाला होता है उसे T2G कहते हैं। इसका औसत 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 ऑर्बिट है, जब गुणा करेंगे 0.4 में 3 से तो आएगा वैल्यू 1.2, और यहाँ पर 0.6 में माइनस है और इसमें 2 ऑर्बिट हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 1.2। जब 1.2 को माइनस 1.2 को जोड़ेंगे तो यह वैल्यू दोनों कट जाएगा और आएगा इसका वैल्यू 0, यानी इसका औसत, इनका औसत होता है 0। ठीक, अब देखिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्टाहाइड्रल में लिगेंडों की संख्या 6 थी, लेकिन टेट्राहाइड्रल में लिगेंड की संख्या घट गई है। कितना घट गई, 2 लिगेंड कम हो गए। उसमें 6 लिगेंड थे, इसमें 4 लिगेंड हैं। तो लिगेंडों की संख्या जैसे जैसे कम होती है तो जो एनर्जी गैप होता है क्रिस्टल फील्ड, जो इसके बीच में एनर्जी गैप बनेगा, स्प्लिटिंग जब होगा तो उसमें एक एनर्जी गैप बनता है, ट्रांजिशन होगा, या हायर एनर्जी लेवल बनेगा या लोअर एनर्जी लेवल बनेगा। तो टेट्राहाइड्रल में चूँकि लिगेंड की संख्या कम हो रही है, इसलिए इसमें जो एनर्जी गैप है, ऑक्टाहाइड्रल में 2 कंडीशन बन रहा था, केस फर्स्ट, केस सेकेंड। एक में एनर्जी लेवल ज़्यादा हो रहा था, एक में एनर्जी लेवल कम हो रहा था। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए एनर्जी लेवल ऑक्टाहाइड्रल में ज़्यादा हो रहा था, लेकिन वीक लिगेंड के लिए एनर्जी गैप कम हो रहा था। लेकिन इसमें एक ही कंडीशन बनेगा। क्यों एक ही कंडीशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड कम है, 4 है, और जब नंबर ऑफ लिगेंड 4 होगा तो यहाँ पर जो एनर्जी गैप होगा कम हो जाएगा, और जब एनर्जी गैप कम होगा तो यह हुंड रूल को फॉलो करेगा। इतना स्प्लिटिंग तो समझ में आ गया। यह होता है DXY, यह होगा DYZ, यह होगा DZX, यह होगा DX2,
वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वह हुंड रूल के आधार पर भरा जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए D1 में इलेक्ट्रॉन भरना है, D2 में इलेक्ट्रॉन भरना है, D3 में इलेक्ट्रॉन भरना है, D4 में, D5 में, D6 में, इनमें इलेक्ट्रॉन भरना है, D7 में, D8 में, D9 में, D10 में। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले इस कक्षा में जाएगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इसके बाद हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी गैप कम है, इलेक्ट्रॉन आसानी से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें। अब पेयरिंग स्टार्ट होगी। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। यानी यह हुंड रूल को फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब है कि यह हुंड रूल को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी गैप कम है। और क्यों एनर्जी गैप कम है? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड कम है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया कि जो डी ऑर्बिटल है दो भागों में टूटा। यहाँ पर नॉन एक्सियल रिपल्सन हुआ, यहाँ पर एक्सियल नॉन एक्सियल रिपल्सन। यहाँ पर जो तीन लोग थे नॉन एक्सिस पर थे, और जो लिगेंड आ रहा था वो अभी नॉन एक्सिस से आ रहा था। तो नॉन एक्सियल रिपल्सन में यह ऊपर चला गया, और एक्सियल नॉन एक्सियल रिपल्सन में यह नीचे चला गया। क्योंकि यहाँ पर मैं लिखवाया हूँ इसका, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। यहाँ पर नॉन एक्सियल में भी इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज़्यादा होता है, लेकिन एक्सियल नॉन एक्सियल में रिपल्सन कम हो जाएगा। तो एनर्जी लेवल डाउन चला जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों एनर्जी लेवल हाई चला जाएगा। तो यह ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के ठीक विपरीत होता है, या ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के ठीक विपरीत होता है टेट्राहाइड्रल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होगा, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। उसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड CFSE यह एनर्जी कितना होगी, इसको हम देखेंगे। और मैं बताया कि इसमें हुंड रूल फॉलो करता है। क्यों हुंड रूल फॉलो करेगा? क्योंकि इसमें एनर्जी गैप कम है, और जब एनर्जी गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इस कक्षा से इस कक्षा में चला जाएगा। यानी एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। अब इसमें देखना है कि EG कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, T2G कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, D1 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन EG में होगा, D2 इसी तरह बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना, और इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना है, और कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर न समझ में आए तो थोड़ा सा और एक बार रिपीट करिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।